पटना से लेकर दिल्ली तक एक चर्चा है कि महागठबंधन का टिकट, खासकर कांग्रेस का टिकट आसमान में बट रहा है। एक तस्वीर वायरल हुई सवेरे सवेरे अखिलेश सिंह और तेजस्वी यादव की। कहा गया कि अब लगता है जमीन पर मामला नहीं फरियाया, अब आसमान में ही फरियाएगा। तो क्या आसमान में ही सारी चीजें तय होगी, आसमानी चीजें तय होगी, या फिर कांग्रेस कुछ अपने रुख को नरम करेगी? अभी जो खबर है कि कांग्रेस तो अड़ी हुई है भाई, कि हम जो मांग रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव उसको देने के लिए तैयार नहीं है। और एक मुकेश सहनी का तो पेट फंसा हुआ है, यानी महागठबंधन में चीजें बहुत साफ नहीं है। तो क्या क्या हो रहा है दिल्ली में कांग्रेस को लेकर, महागठबंधन को लेकर, टिकट वितरण को लेकर? आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं, बड़े पत्रकार हैं दिल्ली के, नजर रखते हैं एक एक चीजों पर। कांग्रेस पर पैनी नजर है, जेडीयू की सियासत पर पैनी नजर है। कहिए कि दिल्ली में बैठकर बिहार की सियासत को परख लेते हैं, जो चीज हम लोग पटना में बैठ के नहीं परख पाते हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे और पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार में। हमारे दर्शकों की तरफ से और हम अपनी तरफ से आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। क्या लगता है अभिषेक जी, आसमान में टिकट पटेगा कांग्रेस का? क्या होगा? अखिलेश सिंह, तेजस्वी यादव हवाई जहाज पर डिस्कशन कर रहे हैं, लालू जी बगल में बैठे हुए हैं। ये तस्वीर क्या कह रही है? देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी को सहयोगी दलों के द्वारा, जो बिहार में बिग पार्टनर होते हैं, उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी को जेब में लेकर चलने की एक मानसिकता पिछले 1.5-2 दशकों से थी। जब से सीताराम केसरी ने कांग्रेस पार्टी को लालू यादव के पल्ले बांधने का काम किया, तब से लेकर के यही देखा गया कि लंबे वक्त तक अध्यक्ष कोई भी रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ या तो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में अलायंस ही टूट गया, या फिर अलायंस बना रहा तो कांग्रेस पार्टी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी स्थिति में थी कि जो राजद चाहती है वो करा लेती है। राजद के पास गिरवी रख दी गई हो, इस तरह की स्थिति थी। अशोक चौधरी अध्यक्ष बने तो मानसिकता ये बनी कि जदयू के पास कांग्रेस गिरवी रख दी गई। अखिलेश सिंह अध्यक्ष बने, मदन मोहन झा अध्यक्ष थे तो रबर स्टैंप की तरह ही देखे गए थे। तो ये मानसिकता बनी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक तरह से जो राजद चाहती है वो करा लेती है। अब इस स्थिति में बदलाव कब आया? इस स्थिति में बदलाव आया जब कृष्णा अल्लावरू जैसे टास्क मास्टर को राहुल गांधी ने बिहार भेजा। वो बिहार आए, बिहार से उन्होंने जो रिपोर्ट दी, बिहार की सामाजिक संरचना की रिपोर्ट हो या राजद कांग्रेस संबंधों की रिपोर्ट, जो भी अंदरूनी रिपोर्ट उन्होंने दी हो, उसमें एक बात साफ हो गई थी कि बिहार में बदलाव होगा। और बिहार में बदलाव कैसे हुआ, उस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को देखें तो आसमान में टिकट बंटने वाली चीजें आपको बहुत साफ दिखाई देगी। अहमदाबाद में कांग्रेस का एक सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बात कही, कांग्रेस के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स की। स्लीपर सेल, याद है ना? जी जी और जी। 24 घंटे या 48 घंटे, शायद 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कांग्रेस पार्टी में पहला बड़ा परिवर्तन बिहार में हो गया। अगले दिन या उसके अगले दिन, महज 24-48 घंटे के भीतर पहला बदलाव राहुल गांधी के उस बयान के बाद जो हुआ वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह का हुआ। अब अखिलेश प्रसाद सिंह को हम स्लीपर सेल्स नहीं कह रहे। अखिलेश प्रसाद सिंह आखिरी चुनाव जो उनके, वो या उनके परिवार के कोई सदस्य जीते, वो बतौर राजद कैंडिडेट मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव था 2004 का। उसके बाद उनकी पत्नी चुनाव हारी, उनके बेटे 2-2 बार चुनाव हारे, खुद वो भी 2-2 बार चुनाव हारे लोकसभा का। और बिहार विधानसभा के चुनाव में 2015 में जब महागठबंधन की महालहर थी, 3/4 बहुमत मिला था, तब कांग्रेस के 41 कैंडिडेट में शायद वो इकलौते कैंडिडेट थे जो नंबर 3 पर चले गए थे। तरारी की विधानसभा सीट पर अखिलेश प्रसाद सिंह महागठबंधन की महालहर में नंबर 3 पर थे। ये अपने आप में 8वां आश्चर्य था कि महागठबंधन की लहर में कोई कैंडिडेट उनका 3 नंबर पर चला जाए। लेकिन अभिषेक जी, यही और यही उसके बात तो आगे है। अभी की स्थिति पर हम आ रहे हैं। उसके जी बाद कांग्रेस ने उन्हें 2-2 बार राज्यसभा भेजा। लोकसभा जी। चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ उन्हें अध्यक्ष बनाकर रखने से। तब जाकर कांग्रेस पार्टी ने बिहार की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी से अध्यक्ष बनाया, जो नेक्स्ट टू यादव सबसे बड़ा समुदाय है बिहार में, और रविदास समाज। अध्यक्ष बनाने के बाद जिस तरह से बिहार को कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने राजद की छाया से निकालकर
बराबरी में बात करने की सूरत पैदा की, उसके बाद से संबंधों में कहीं ना कहीं असहज स्थिति बनना स्वाभाविक था, क्योंकि लंबे समय से तो स्थिति यही थी कि राजद जो दे दे रख लेना है। जी वो स्थिति बदलने लगी, कांग्रेस डिमांडिंग होने लगी। पिछली बार कांग्रेस की डिमांड थी सीटों की, राजद ने दे दी, ले जाओ भाई 70 सीटें लड़ लो। लेकिन आप भी जानते हैं कि 70 सीटें कैसे दी गई थी, कौन सी सीटें दी गई थी, कितने बागी खड़े हो गए थे, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ था। अभी जो स्थिति है, अभी कांग्रेस पार्टी कैसे चल रही है, जरा देखिए, इसको पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझ में आएगी। जी जी जैसे कृष्णा लवरू आए प्रदेश प्रभारी बन के, लगभग वही समय था जब दिल्ली में बदलाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने अनिल जयहिंद को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जी उसके पहले तो लालू यादव के रिश्तेदार थे हरियाणा वाले, जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ओबीसी मोर्चा के। जी जब अनिल जयहिंद आया, उनका लगभग पूरा फोकस ऐसा दिखा कि चुनावी राज्य बिहार पर है। राहुल गांधी कांग्रेस के किसी सम्मेलन में आए या ना आए, अनिल जयहिंद ने जो कार्यक्रम लिया राहुल गांधी की उसमें भागीदारी रही, चाहे पटना हो, राजगीर हो, दरभंगा हो, मोतिहारी हो, जहां कहीं भी संविधान सम्मेलन हुआ उसमें राहुल गांधी पहुंचे। बड़े बड़े नेताओं को पता भी नहीं होता था राहुल गांधी आ जाते थे पटना। जी, राहुल गांधी आया, उसके बाद साफ साफ लग गया कि राजेश राम महादलित समुदाय को एकजुट करने की जिम्मेदारी के साथ उस पर नजर रखकर लगाए गए हैं कांग्रेस के साथ। उसके बाद ये दिखाई दिया अति पिछड़ा वर्ग जो नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है कि पता नहीं आगे क्या होगा, उस अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी एक हिस्सेदारी चाहती है। और राजेश राम ने अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली में जो पहला बयान दिया, उस बयान में था कि दलित सवर्ण अल्पसंख्यक एकता कहीं ना कहीं कांग्रेस की बुनियाद है, उसको मजबूत करेंगे। अब सवाल यह है कि सवर्ण की बात जब राजेश राम कर रहे हैं तो सीट सिलेक्शन राजेश राम करेंगे, और ये अधिकार किसी भी प्रदेश जिसको कप्तान बनाते हैं उसे टीम चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कैप्टन होंगे राहुल द्रविड़ और टीम चुनेंगे ग्रेग चैपल, तो क्या होगा? तब तो नहीं चलेगा काम। कैप्टन दादा की तरह होना चाहिए, राहुल गांधी, इसके सौरभ गांगुली की तरह, कि तो दादा की टीम है है। अभिषेक जी, तस्वीरें आ रही है, अखिलेश सिंह डील कर रहे थे तेजस्वी यादव को, कैप्टन कौन है, खेल कौन रहा है? अखिलेश सिंह के बारे में मैं नहीं जानता कितना सत्य है, लेकिन ये धारणा कांग्रेस के सर्कल में है कि वो राजद से आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी नजदीकियां ज्यादा है, कांग्रेस के हितों का कथित तौर पर वो कम ध्यान रखते हैं, ऐसा कांग्रेस के कुछ लोगों का मानना है। हाँ, ये जरूर है, मदन मोहन झा अध्यक्ष पद से हटे, नए अध्यक्ष के उनकी कामकाज में उनकी कोई भूमिका नहीं है। बहुत सारे लोग अध्यक्ष पद से हटे, उनकी कोई भूमिका नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी भूमिका को बनाए रखना चाहते हैं, ये बात 100% सत्य है कि अखिलेश प्रसाद सिंह चाहते हैं कि उनकी भूमिका बनी रहे। अब अखिलेश प्रसाद सिंह की भूमिका बनी रहे तो स्वाभाविक है कि मौजूदा अध्यक्ष को दिक्कत होगी, और मौजूदा अध्यक्ष अपनी टीम तक नहीं बना पाए हैं। यह सच है कि बिहार कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी है, अखिलेश प्रसाद सिंह भी नहीं बना पाए थे, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो बनाना नहीं चाहते थे। राजेश राम बनाना चाहते हैं तो इतने तरह की माथापच्ची है कि उन्होंने चुनाव बाद के लिए वो टाल दिया, लेकिन अब तो उनकी टीम वही होगी जो चुनाव में उतरेगी। जो कांग्रेस पार्टी के 60 या 62 कैंडिडेट होंगे या 65 कैंडिडेट होंगे, जितने भी होंगे, या 55 कैंडिडेट होंगे, वही उनकी टीम है। वो टीम चयन का अधिकार, सीट सिलेक्शन का अधिकार निश्चित तौर पर राजेश राम को मिलना चाहिए। कोई अखिलेश प्रसाद सिंह, कोई मदन मोहन झा क्यों तय करेंगे? और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव फ्लाइट में जा रहे हैं, ये फुटेज तो राहुल गांधी तक भी जा रही है। राहुल गांधी से स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी है। तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी है, कितना सुखद होता है इस गठबंधन के लिए। आप कल्पना कीजिए कि उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव और राजेश राम उसी तरह से सामने खाने का प्लेट और चिकन वगैरह रख करके बैठे होते, तो बिहार में क्या मैसेज जाता? अगर कोई गठबंधन मजबूती से चुनाव जीतने की कोशिश करता, तो मुझे जहां तक लगता है, सीएम की बात छोड़ दीजिए कि सीएम कौन होगा नहीं होगा, तेजस्वी यादव अपने मुंह से घोषणा कर देते कि राजेश राम बिहार के डिप्टी सीएम होंगे महागठबंधन सरकार में, सीएम का सवाल ही खत्म हो जाता। जब तेजस्वी यादव घोषणा कर देते अपने मुंह से कि डिप्टी सीएम कौन होगा, जनता को खुद ब खुद पता चल जाता कि सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। और फिर उसके बाद जो माइलेज तेजस्वी यादव को मिलता, वाकई अभी कोई चिराग पासवान, कोई जीतन राम मांझी, कोई कुछ नहीं, कोई 10,000 रुपया बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल पाता।
उस सामाजिक समीकरण से और उस सामाजिक परिस्थितियों का मैसेज देने से जो कांग्रेस ने मौका दिया था, तेजस्वी यादव चूक कर गए। और मुझे समझ में नहीं आता सरोज जी कि तेजस्वी यादव की राजनीति या राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति इतनी प्रोटेक्शन वाली क्यों है, प्रोटेक्शनिज्म इतना क्यों है। तेजस्वी यादव को या राष्ट्रीय जनता दल को कन्हैया कुमार से दिक्कत होती है, उन्हें लगता है उनका वोट बैंक चला जाएगा। उन्हें पप्पू यादव से दिक्कत होती है, लोकसभा चुनाव में आपने देखा क्या हुआ जी। तेजस्वी यादव ने खुद जाके बयान दिया ना कि या तो इधर वोट दे दीजिए या उधर वोट दे दीजिए। हाँ तो अब देखिए, अब पप्पू यादव की बात अब आपने छेड़ देखिए दी। हिना साहब से भी दिक्कत हुई लोकसभा चुनाव में, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। नहीं दिया गया, फिर साथ आ गए। अब राजेश राम से क्या दिक्कत हो सकती है भला। राजेश राम तो जो वोट जोड़ेंगे महागठबंधन के लिए जोड़ेंगे ना, जुड़ेंगे। तो महागठबंधन खड़ा होगा तो मजबूती किसे मिलेगी। ये खेल उस दौर में चल रहा है जिस दौर में एनडीए गठबंधन में भी स्थिति सहज नहीं है। लेकिन एनडीए गठबंधन में इतना तो तय है कि जो व्यक्ति इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है, उसको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उसको अपने गठबंधन के तनाव में भी मजा आ रहा है। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, जी जितना जी। तनाव है उतना भाजपा परेशान है। लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में है कि वो तनाव के बीच मजा ले सके। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल जो 20 सालों से लगातार हार दर हार बिहार में मिल रही है, वो पार्टी इस स्थिति में नहीं है। उस पार्टी को तो यह सोचना चाहिए था कि जो जहां से वोट लाकर दे रहा है उसके उस चेहरे की ब्रांडिंग करे। अब जरा सोचिए, सभी जानते हैं कि बिहार में सहनी वोटर, चाहे मुकेश सहनी जिधर भी रहे, उसका 3/4 वोट मोटे तौर पर एनडीए के साथ होता है। और जब नीतीश कुमार भाजपा एक साथ होते हैं तब मान के चलिए कि उससे भी बड़ा सेक्शन निषाद वोटों का, मल्लाह वोटों का उधर होता है। लेकिन मुकेश सहनी की डिमांड को देखिए, और उनकी डिमांड के बीच कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्रीय जनता दल स्पेस भी देता रहा है। लेकिन जिनके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है उन्हें कोई स्पेस नहीं है, उनकी जगह अखिलेश सिंह को स्पेस है। तो दिल्ली में जो हलचल है, दिल्ली की हलचल जो मेरे पास जानकारी है वो यही है कि राहुल गांधी के कोर्ट में ही अब ये मामला सुलझेगा। राहुल गांधी तय करेंगे कि कौन सीट कांग्रेस लड़ेगी, किस पर मान जाएगी, किस पे कंप्रोमाइज कर लेगी और किस पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और राहुल गांधी का जो स्वभाव है, जितना हम जानते हैं, जितना दिल्ली में मौजूद पत्रकार मीडिया के बंधु हमारे जानते हैं सब लोग, राहुल गांधी जिसको ताकत देते हैं पूरी ताकत देते हैं। राहुल गांधी ने राजेश राम को ताकत दी, कृष्णा अल्लावरू को ताकत दी, तो स्वाभाविक है वो उनके तर्कों को सुनेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह के तर्कों को वो नहीं सुनेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह फ्लाइट में साथ बैठ के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे फर्क उन लोगों को जरूर पड़ गया है जो जिनको लग रहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह टिकट दिलवा देंगे। तो पप्पू यादव के तर्क को मानेंगे राहुल गांधी? कल बातचीत हो रही थी, कह रही थी 55, 56, 57 क्या पहाड़ा आप लोग पढ़ रहे हैं, कांग्रेस अकेले लड़ लेगी राहुल गांधी के नाम पर, ये भी किससे मांगा जा रहा है? तो क्या स्थितियां इस तरह की भी बन रही है दिल्ली में कि कांग्रेस कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है? अभिषेक जी क्या? सरोज जी, आप तो देखे हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन पूरे मैटर को हैंडल कर रहे थे 2015 में। जी। अशोक चौधरी को ताकत दी, तो जब अशोक चौधरी को ताकत दी तो पूरी ताकत दी। 41 कैंडिडेट जो अशोक चौधरी ने सेलेक्ट किए वही चुनाव लड़े। सीपी जोशी क्या कर रहे थे, प्रभारी थे, कितना रोल था उनका, बहुत सीमित रोल था। अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बना के ताकत दी तो पूरी ताकत दी लोकसभा चुनाव 2024 में। तो हम और आप कैसे इस बात को सोच लें कि राजेश राम को उन्होंने ताकत दी है तो राजेश राम की नहीं सुनेंगे? जी। वो राजेश राम की ही सुनेंगे। और राजेश राम जो लिस्ट देंगे राहुल गांधी के सामने कि ये सीटें हैं जिस पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ये सीटें हैं जिस पर आगे पीछे हुआ जा सकता है, वही लिस्ट फाइनल मान्य होगी, वही कैंडिडेट फाइनल मान्य होगा। हाँ, राजेश राम के व्यक्तित्व में एक थोड़ी सी कमी कहे या खासियत कहे, ये उनके व्यक्तित्व की कमी या खासियत जिस तरह से आप देखें, राजेश राम जरूरत से ज्यादा विनम्र है। राजेश राम एसर्ट नहीं कर पाते। मेरे पास एक जानकारी है, आप लोगों के पास भी होगी, मिथिला में एक सीट है जाले से कैंडिडेट को टिकट देने का मामला था पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में। और जब उसके टिकट की बात दिल्ली में हुई, वहां पर सारे समूचे आला कमान की मौजूदगी में मदन मोहन झा ने कह दिया कि अगर उनको टिकट देना है तो मेरा इस्तीफा यही रख लीजिए। और उनका टिकट नहीं हुआ। अंत में गुलाम नबी आजाद आए,
वो अपना कैंडिडेट लाए, उनको टिकट दिया गया। ये अलग बात है कि वो टिकट ब्लंडर साबित हुआ पूरे मिथिला में, लेकिन अध्यक्ष की पावर तो दिखी वहां पे। अब समय है कि राजेश राम को अपनी ताकत दिखानी होगी। राजेश राम के साथ क्या है आप ये बताइए। कांग्रेस पार्टी सफल होती है तो राजेश राम हो सकता है कि लंबे अंतराल के बाद ऐसे अध्यक्ष हो जो लगातार दूसरा कार्यकाल मिले, 3 की जगह 6 साल रह जाए। लेकिन राजेश राम यदि फेल होते हैं तो राजेश राम को याद कौन करेगा? वही 10 लोग जिनको राजेश राम लड़ के टिकट दिलाए होंगे, जो जीत करके प्रदेश अध्यक्ष बन के आए होंगे। आज भी देखिए बक्सर से मुन्ना तिवारी जीते हैं। आज अशोक चौधरी पार्टी में नहीं है, लेकिन लेवल क्या लगता है कि ये सब अशोक चौधरी के बनाए हुए लोग हैं। जी, कई सारे ऐसे विधायकों को आप जानते होंगे। जी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। राजेश राम खांटी कांग्रेसी हैं, कहीं आने जाने वाले नहीं है, और राजेश राम लंबी रेस का घोड़ा लगते हैं। लेकिन राजेश राम के सामने ये वक्त है असर्टिव होने का। अध्यक्ष कई बार ऐसा होता है, कई राज्यों में आपने देखा कि जहां प्रभारी से मतभेद होते हैं, प्रभारी की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करके अपनी चलाते हैं। यहां प्रभारी के साथ उनके कोई मतभेद नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रभारी और अध्यक्ष अभी एक प्लेटफॉर्म पर है। अवश्य कि जो एक जिज्ञासा का भी विषय है, बिहार के लोग जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, तमाम परिस्थितियां हैं कांग्रेस के अंदर, इनफाइटिंग है, सीटों की बात है, क्या लगता है आपको कि ये मामला कब तक ये निपटेगा, ये गठबंधन वाला, महागठबंधन का मामला, सीट शेयरिंग का, क्या अब लगता आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं। 2020 में चुनाव डिक्लेयर हुआ 25 सितंबर को। 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन फाइलिंग शुरू हुई। 8 अक्टूबर को फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन फाइलिंग का डेट खत्म हो रहा था, और एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ 6 अक्टूबर को। याद है ना? हाँ, पिछली बार देवेंद्र फडणवीस आए थे, लिस्ट की फेंका फेंकी हुई, क्या हुआ, लगा मामला टूट गया। फिर बाद में कैसे कैसे विजय चौधरी वशिष्ठ नारायण सिंह को बिठाया गया, मामला तब जाकर के सल्टा था, सबने देखा था। तो ये नया नहीं है बिहार में जो लोगों को दिख रहा है। 17 तारीख तक पहले फेज के का नॉमिनेशन, आज तो 12 तारीख ही है। अगर 15 तारीख तक ये मामला नहीं गया तो पता कैसे चलेगा कि इतनी पार्टियां गठबंधन में है, इतने लोगों के बीच माथापच्ची। बिहार कोई बहुत बड़ा है नहीं, 300 किलोमीटर से ज्यादा, पटना से 5 घंटे में लोग कहीं जाके नॉमिनेशन कर देंगे, कहीं जाके नॉमिनेशन कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में किसी को मुंबई से गढ़चिरौली आना है 1000 किलोमीटर। जी। तो तो आपको लगता है कि ये अब हो जाएगा? ऐसा उम्मीद है कि 24-48 घंटों में मामला सलट जाएगा और सीट बढ़ जाएगी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस सब सीट बांट लेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आपका फीडबैक क्या कहता है इस मामले में? देखिए, मेरा फीडबैक जो कहता है, और मेरे पास जो जानकारी है, कांग्रेस पार्टी जो क्वालिटी सीटों पर हाथ रखी है जी, उस पर कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। मैंने कई लोगों से बात की कांग्रेस में, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमने तो उन्हीं सीटों पर हाथ रखा है ना जो राजद या वाम दलों की या महागठबंधन के दूसरे दलों की सिटिंग सीटें नहीं है। जो हारी हुई सीटें हैं पिछली बार की, उनमें से हम हाथ रख रहे हैं कि ये सीट हमें चाहिए। उसको देने में क्या दिक्कत है? तो वैसी सीटें वो क्वालिटी सीटों के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं। और जब वैसी सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है तो स्वाभाविक, अब ऋषि मिश्रा को शामिल करा लिया को उसने, आरजेडी ने अपनी पार्टी में, जो जाले से दावेदार है राजद में। पिछली बार कांग्रेस लड़ी है, अगर ऋषि मिश्रा के लिए वो सीट मांगेगी तो कांग्रेस स्वाभाविक है कि दे देगी कि आपके पास मजबूत उम्मीदवार है जी। तो इस तरह की सीटें तो राजद को भी देनी होगी ना, जो पिछली बार राजद दी थी। अब आप चाहेंगे कि गोविंदगंज की सीट पर पिछली बार क्या हुआ था, रवीश कुमार के बड़े भाई, उनको चुनाव लड़ा दिया गया। अब इस तरह के कैंडिडेट के साथ आप कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, तो कांग्रेस पार्टी अब वो दौर तो नहीं रहा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब तो निजाम बदला हुआ है। अब तो इतना जान लीजिए कि कैंडिडेट सिलेक्शन राजेश राम करेंगे। बहुत लोगों को लग रहा है कि राजेश राम नहीं करेंगे। राजेश राम के बारे में एक चीज बता दें, जितना वो दब्बू दिखते हैं वो है नहीं। जैसे ही वो राहुल गांधी के सामने बैठते हैं फिर किसी की परवाह नहीं करते, ताकत आ जाती है, एकदम एनर्जी आ जाता है उनको, एनर्जी आ जाती है एकदम वहां बैठने के बाद कि हाँ ये कैंडिडेट है, यही जीत सकते हैं और यही सीट हमें चाहिए। उसके बाद उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या कर लेंगे। सही बात राजेश है। राम के साथ जो करने की कोशिश हुई है वो पूरे बिहार ने देखा है ना। एक नेता जो राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं वो उनकी सीट पर दावेदार बनकर खड़े हो गए।
अब बताइए कांग्रेस पार्टी कल को कहे कि राघोपुर में हमारा कैंडिडेट हो, नहीं तो मुश्किल ये है। इसी तरह की बात है ना कि कांग्रेस कहे कि राघोपुर में हो, भाजपा कहे कि हरनौत की सीट हम लड़ेंगे, तो क्या सोचेंगे नीतीश कुमार? यही खेल देखिए, ये खेल खेलने की कोशिश कुटुंबा में किसके इशारे पर हुई ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब से ये खेल हुआ है उसके बाद से आप देखिए बिहार कांग्रेस में स्थितियां थोड़ी सी दूसरी दिशा में गई है। अब वो नहीं है कि कोई, अच्छा अब देखिए बड़े बड़े नेताओं के बेटे को टिकट दिलाने की बात हो रही है जी। बड़े बड़े नेताओं के, कांग्रेस में परंपरा रही है, और कांग्रेस को ही क्यों कहे, भारतीय जनता पार्टी कौन सी अछूती है? सीपी ठाकुर की जगह उनके बेटे को भेजा गया ना राज्यसभा में। सब पार्टियां करती हैं, सब पार्टियां करती हैं। सब पार्टियों में ये चीजें हैं, कांग्रेस ही क्यों अकेले है? वाम दलों को छोड़ दे तो लगभग सब में यही स्थिति है। जी। तो जो स्थिति अभी है नेता पुत्रों के टिकट के मामले में, मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि वो फैसला भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर लेंगे। किस नेता पुत्र को टिकट दिया जाना है या किनको नहीं दिया जाना है। बहुत सारे नेता अपने बेटे के लिए चाहते हैं, अवधेश नारायण सिंह चाहते हैं, मदन मोहन झा चाहते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह चाहते हैं, मीरा कुमार चाहती है, बहुत सारे लोग हैं, निखिल कुमार अपने भतीजे के लिए चाहते हैं। तो ये फैसला कितना किस रूप में होगा, ये हमको लगता है कि अंत में जाकर के वही होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज जो मुलाकात यदि हो भी जाती है तो उसमें कोई सीट शेयरिंग पे बड़ा फैसला हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। अंतिम फैसला जो मेरा आकलन है, कोई सूचना नहीं है मेरे पास इस संदर्भ में, मेरा आकलन है पहले राहुल गांधी के साथ जैसी चर्चा है कि कल राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू बैठेंगे और ये दोनों जो लिस्ट देंगे उसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत होगी। हो सकता है इन दोनों के सामने ही बातचीत हो या हो सकता है इन दोनों के बाद अलग से बातचीत हो। कहां फ्लेक्सिबल होना है कहां नहीं होना है, जो इनपुट इधर से ये दोनों देंगे, बेसिकली राजेश राम जो इनपुट देंगे राहुल गांधी वही करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि प्रभारी को उन्होंने भेजा है असिस्ट करने के लिए। चलिए, प्रभारी बहुत अध्यक्ष नहीं हो बहुत सकते जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हमने कहा था अपने दर्शकों को कि देखिए अभिषेक जी कुछ ऐसी सूचना दे देंगे जो पटना में या दूसरे जगह आपको नहीं मिलेगी। साफ कह रहे हैं कि मीटिंग होगी राजेश राम अल्लावरू की राहुल गांधी के साथ, वहां एक फैसला होगा, उसके बाद 1-to-1 मीटिंग होगी तेजस्वी के साथ, अंतिम मोहर टिकट पर लगेगी। और एक जो बड़ी बात इन्होंने कही, कोई आसमान में उड़े, जमीन में उतरे, समुद्र में डूबे, चलेगी तो राजेश राम की चलेगी टिकट बंटवारे में, अल्लावरू की चलेगी, तीसरे किसी आदमी की कांग्रेस में टिकट वितरण में नहीं चलने वाला है। ये साफ साफ अभिषेक जी ने हम लोग को बताया है। आप हमसे जुड़े अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।